प्यारे बच्चों, आज मैं एक फिजिक्स का एकदम से नया टॉपिक मोशन इन अ प्लेन चैप्टर लेके आ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 है, उसका लेक्चर फर्स्ट है और पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि टॉपिक भी बहुत अच्छा है। हमारे डेली टू डेली लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। और इसके पहले वाले टॉपिक में हमने मोशन स्ट्रेट लाइन की बात के ऊपर बात की थी और उसमें हमने जो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। तो आज मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन का नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ और बाद में एक इंडिविजुअल वीडियोस मैं केवल न्यूमेरिकल के बेस पे बना दूंगा उस चैप्टर का, है ना। तब तक ये वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो, बहुत अच्छा है टॉपिक मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, प्लेन का मतलब ये हो गया कि पहली कंडीशन तो ये कहना चाह रहा है भैया, यहाँ से अभी तक हमने पढ़ा था कि बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे जा रही थी और फिर अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि एक बॉडी इधर की तरफ है, ये इस स्टेप में इधर, और एक ऊपर की तरफ जा रही है। मार्कर थोड़ा काम कम कर रहा है, अभी देखते हैं इसके बारे में। इसमें है, फिर हमने इसी को एक यहाँ ये आपका एक्स एक्सेस था और ये आपका वाई एक्सेस था। ये क्या था, मोशन इन अ प्लेन। और उसके बाद ये इस कंडीशन में आया यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने तीन एक्सेस में दिया, एक एक्स, एक वाई और एक जेड। एक एक्स, वाई और जेड, ये तीन कंडीशन से हमने इसको लेके किया। एक पहला था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ 1D, और दूसरा है मोशन इन अ प्लेन और स्पेस। तीनों की कंडीशन एक ही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है यहाँ पर, जिस पॉइंट को मैं पी कर रहा हूँ इसका नाम मैं चलो ए, बी और सी के नाम दे रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है, ए और बी है, ए और बी है। और ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर आपका पास पी है, ये भी पॉइंट पी है, ये भी पॉइंट पी है, और इसकी वैल्यू है आपके पास केवल ए, केवल ए, ठीक है। यह ए, वो है ए बी और ए बी सी। अब इस पॉइंट को मैं वेक्टर हमें क्यों जरूरी है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट से, पॉइंट ओ से, और यहाँ पे सबका ओरिजिन क्या है, पॉइंट ओ है, कि अगर मुझे इस पॉइंट पे ऑन रीचिंग एट पॉइंट पी, ऑन रीचिंग एट पॉइंट पी तक पहुंचने में तीनों कंडीशन चले, इसको मैं कैसे कहूंगा, मैं ए यूनिट, फर्स्ट केस में ए यूनिट along x एक्सिस। पहली कंडीशन ए यूनिट along x एक्सिस। पहले में क्या था, हम ए यूनिट कहाँ की तरफ गए, x एक्सिस की तरफ गए। दूसरे के लिए क्या कहना चाह रहे हैं, दूसरे के लिए है, दूसरा केस के लिए, ये दूसरा केस कह रहे हैं, इसमें ए यूनिट along x axis, a unit along x axis, and then b unit along a unit along x axis and b unit along y axis, ठीक। और इस वाले में कह रहे हैं, थर्ड में कहना चाह रहा है ए यूनिट along x axis, b unit along y axis, and c unit along z axis। ये हो गया। तो पॉइंट P तक मैं कैसे पहुंचा, इस चीज को ये डिफाइन कर रहा है। तब इसमें ये कह रहा है कि भैया हम ए यूनिट जो है वो, इसमें हम सीधे O से आए
कहाँ तक, पी तक ए डिस्टेंस की तरफ मूव किया, और इस वाले में पहले हम एक्स एक्सेस में गए ए यूनिट, फिर उसके बाद हम वाई एक्सेस में गए बी यूनिट, तो हम पॉइंट पी तक पहुंचे। यहाँ पे क्या हुआ, हम ओरिजिन से ए यूनिट गए एक्स एक्सेस में, बी यूनिट गए वाई एक्सेस में, और सी यूनिट गए जेड एक्सेस में। ठीक है, यही वेक्टर है, क्योंकि जब तक हम उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे किस एक्सेस में जा रहा है किस एक्सेस में नहीं जा रहा है, तब तक वो चीज़ें थोड़ी सी आपके पास क्या होगी, थोड़ी सी टफ होगी। तो इसलिए कह रहा है कि यहाँ पे वेक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये बन गया आपके पास वेक्टर। अब उसके बाद वेक्टर में बेसिकली अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि वेक्टर है क्या। यहाँ पे अब मैं वेक्टर को डिफाइन करूँगा तो वेक्टर क्या है, इसने कह दिया वेक्टर क्या है ना। ये कह रहा है एक ऐसी क्वांटिटी, अ क्वांटिटी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी, ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या, कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे है ए यूनिट की बात मैं कर रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ से यहाँ तक गया, फिर मैं यहाँ से यहाँ तक आया, ये मेरा ए यूनिट है और ये मेरे पास बी यूनिट है, तो मैं यहाँ पे पहुंचा। तो अगर मैं इसको ए यूनिट बी यूनिट की बात कर देता तो मैं पॉइंट पी को डिफाइन नहीं कर पाता। ठीक है, तो बी यूनिट कहाँ जा रहे हैं, अलोंग द वाई एक्सिस जा रहे हैं, तो तब ये कह रहा है कि इसके लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब पूरी जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो आपके पास बेसिकली तीन होते हैं, और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसमें क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स हैं, वो कंडीशन है कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट हो गया स्केलर, फर्स्ट क्या है, स्केलर। हु रिक्वायर मैग्नीट्यूड ओनली, which required मैग्नीट्यूड ओनली, जिसको केवल मैग्नीट्यूड की ही जरूरत होती है उसको हम लोग स्केलर कहते हैं, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं 5 यूनिट 6 यूनिट कह दूं, डायरेक्शन में बताऊं कहाँ गए, तो दैट इज नोन एज द मैग्नीट्यूड ओनली। अब उसके बाद आता है सेकेंड, आता है वेक्टर। वेक्टर मैंने अभी बता दिया आपको, इसमें वेक्टर क्या था, which required both magnitude as well as डायरेक्शन। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत भी है और डायरेक्शन की जरूरत भी है, तो दैट इज नोन एज अ वेक्टर। ठीक है, और रियल में वेक्टर क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी वेक्टर नहीं होते हैं, मतलब उनको आगे जाके वेक्टर के लॉ को भी ओबे करना पड़ता है, तब हम उसको वेक्टर कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा आता है टेंसर। दूसरा क्या आता है, टेंसर। ये तीसरी कंडीशन है आपके पास, टेंसर। अब इस टेंसर में क्या हो गया कि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर। कितने होते हैं, नंबर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखो विच हैव एक्स स्क्वायर कंपोनेंट, जिसके पास कितने कंपोनेंट होते हैं, एक्स स्क्वायर कंपोनेंट होते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड इन अ रेक्टेंगुलर अरे, और उनको हम लोग इसमें एक 3D में रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड इन n dimensional frame of reference। इसके बारे में बात करते हैं। मतलब क्या हो गया, उसके पास कितने डायमेंशन होंगे, n डायमेंशन होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, टेंसर कह देंगे। अब इसमें हमारे पास टेंसर में होता बहुत कुछ है, जैसे आपके पास इनर्शिया होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिलहाल मोमेंट ऑफ
इनर्शिया। इसका भी यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, इनर्शिया 11th और 12th में, और इवन यहाँ तक कि IIT JEE में भी टेंसर का कोई ज़्यादा काम नहीं है, इसको स्टडी भी नहीं करते हैं। हाँ, इसके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन टेंसर है करके इसका कोई वो नहीं है, वो केवल फॉर एक्सप्लेनेशन के लिए हो गया। यहाँ तक आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब उसके बाद यहाँ पर जो बहुत अच्छी चीज़ आती है आपके पास, एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। शायद ये हो सकता है आपको समझ में नहीं आया होगा। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम लोग UCM के नाम से जानते हैं। और एक दूसरा उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन। आज की वीडियो में लगभग सारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा। उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल यानी जो डेरिवेशन है वो कल से स्टार्ट हो सकते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो यहाँ तक की आपकी कंडीशन होगी। होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है अभी तक जो हमने पढ़ा। वेक्टर क्वांटिटी थी, क्वांटिटी क्या होती है वो हमने बता दिया। 1D 2D और 3D क्या होता है वो भी बता दिया, जिसमें तीनों डायमेंशंस को स्पेसिफाई करता है, तो दैट इज नोन एज अ 3D डायमेंशन। ओके, अगर केवल 2 में से जा रहा है, 3 में से किसी 2 में जा रहा है, तो दैट इज नोन एज अ 2 डायमेंशनल वन। अगर ओनली वन एक्सेस को रेफरेंस कर रहा है तो दैट इज नो 1 डायमेंशनल मोशन इज दिस। ठीक है, तब तक वीडियो को वॉच करके आप नोट्स बना लें और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब उसके बाद है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये उसके लिए आ रहा है। अब इसमें फर्स्ट आपके पास क्या है कि जैसे सपोज दैट आपने कोई एक वेक्टर लिखा, उस वेक्टर का नाम था A। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये वाला। कैसे? A हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया और एरो हमारे पास उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी लेंथ को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हो गया। और B वेक्टर अगर हमें दिखाना है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। C वेक्टर दिखाना है तो हम इसको इस हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर बाय लेंथ अक्रॉस द वेक्टर, इसको हम कहेंगे ये वाला आपका मैग्नीट्यूड हो गया, ये वाला, इसको मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और एरो हो गया हमारे पास डायरेक्शन। एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डायरेक्शन, यानी उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, जो मेन है ये है आपके पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब इसमें देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले की जो बातें हो रही है वो क्या हो रही है? पोजीशन वेक्टर। ये सबसे मेन है, इस टॉपिक का सबसे मेन है पोजीशन वेक्टर। यानी अब पोजीशन वेक्टर क्या हो गया? अगर हमने द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन of the object from origin, from frame of reference, point of reference, that is origin। ये आपका हो गया। जैसे सपोज दैट ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर आपके पास एक 2D का डायमेंशन था और यहाँ पे कोई पॉइंट है P। यहाँ पे क्या कोई पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P होने के लिए यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन जाएगी, ये है ना, ये वाली कंडीशन। तो ये हो गया आपके पास, यहाँ पे है O और यहाँ पे है P। तो हम इसको क्या कहेंगे? दैट इज OP वेक्टर। पोजीशन ऑफ पॉइंट P along पोजीशन ऑफ पॉइंट P इज नोन एज OP वेक्टर। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? OP वेक्टर से। ठीक है, अब अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है, इसको डायरेक्शन है मेरे पास x, y, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? OP वेक्टर इक्वल्स टू xi n प्लस ऑफ y ऑफ j। ij क्या होता है वो अभी मैं आगे की तरफ आऊंगा, लेकिन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम क्या करेंगे?
एक्स और वाई के दोनों के केस में लिख देंगे, ठीक है। अगर बाय द वे सपोज दैट ये आपका 3D का वेक्टर है, ये ऐसे वेक्टर जा रहा है, ये है ऐसे, और यहाँ पर आपके पास 3D का एक पॉइंट P है, इसका नाम है x, y, z। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे। तो ये हो गया, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, इसको कैसे लिखेंगे, OP इक्वल्स टू OP वेक्टर इक्वल्स टू, ये हो गया x अलोंग x एक्सिस प्लस y अलोंग y एक्सिस और प्लस ऑफ z अलोंग z एक्सिस। IJK का मतलब हो गया अलोंग, ठीक है ना। x एक्सिस में x यूनिट अलोंग द x एक्सिस प्लस y एक्सिस अलोंग द y एक्सिस एंड z यूनिट फ्रॉम z एक्सिस। तो तब जाके हम इस पॉइंट पे इस पे पहुंच पाएंगे। उसके बाद आता है I का मतलब हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। I का मतलब हो गया इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, ये हो गया। और J हो गया हमारे पास, J इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। और K हो गया आपके पास इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। एक आपका x एक्सिस के अलोंग, एक आपका y एक्सिस के अलोंग, एक आपका z एक्सिस के अलोंग, ये इस पे चले गए, ठीक है। अब होता है जीरो वेक्टर। यहाँ पे अब आपकी कंडीशन आती है, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो वेक्टर। अब देखो ये वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर। हाँ, जीरो वेक्टर में अगर मैं इसको बात करूं ऐसे, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है, दैट इज नोन एज अ जीरो वेक्टर। क्या है, अ वेक्टर which magnitude is जीरो। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कौन सा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। when a body comes when a body is at its original place, जब कोई बॉडी अपने ओरिजिनल प्लेस पे होती है, तो दैट इज नोन एज द जीरो वेक्टर। इसको हम अगर नॉर्मली ऐसे समझें, सपोज दैट हम सुबह स्कूल को गए और शाम को वापस स्कूल फिर वापस घर आ गए, तो जो हमारे घर में जो बंदा था वो सुबह जब हम स्कूल नहीं गए थे तब वो घर में था, उसका तो चले गए, उसका स्कूल चले गए, उसके बाद फिर वो वहां से वापस आए, स्कूल से जब हम घर पे आए तो तब भी वो घर में नहीं थे, उसके बाद वो घर में आए। तो इसका मतलब उनका बेसिक नजरिया क्या होगा कि यार ये बच्चा दिन भर घर ही में था, कहीं गया ही नहीं था। तो क्यों, क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया है, जीरो, उसके बीच का उनको वर्क दिखा नहीं, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका टाइम इंडिपेंडेंट होता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। होगा, ये समझ में आ रहा होगा, है ना। अब आता है यूनिट वेक्टर। अब कौन सा आता है आपके पास, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, अब वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड से लिख रहा हूं, विच अ वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, ठीक। अगर सपोज दैट कोई एक कंडीशन आई, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो दैट इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। अब इसमें देखो, अगर मेरे पास 2 है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मेरा आंसर 1 आ जाए, तो इसका मतलब क्या, 2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, आंसर 1 हो गया। सेम यही कंडीशन है, तो इसको हम कैसे करेंगे, एक यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू रिप्रेजेंटेड बाय कैप, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड ऑफ ए वेक्टर,
उसी वेक्टर का मॉडुलस निकाल दिया तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो होती है वो सेम है गिवन वेक्टर होती है, उसी डायरेक्शन के वेक्टर के अलॉन्ग में जा रहा होता है, तो दैट इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। अब इसमें देखो, अब बात आती है मैग्नीट्यूड की। किसकी? मैग्नीट्यूड की बात आती है। मैग्नीट्यूड हम जब कहेंगे व्हेन द डायरेक्शन इज फिल्टर्ड आउट, व्हेन the direction is filtered out, the direction is filtered out, जब किसी चीज की डायरेक्शन फिल्टर हो जाती है, फिल्टर आउट, when the direction is filtered out, then it will become the magnitude, then it will become the magnitude। अब इसका मतलब क्या होगा कि that is it become a scalar। उस कंडीशन में इट बिकम्स अ स्केलर, वो क्या बन जाता है आपके पास, स्केलर बन जाता है। क्या बनता है, स्केलर। ठीक है, जस्ट लाइक दैट अगर मैं इसको ये कर दूं कि 2 मीटर अलोंग वाई एक्सेस की बात करूं, अलोंग एक्स एक्सेस की बात करता हूं, तो ये मेरे पास वेक्टर हो गया। अब मैंने इसकी यूनिट को हटा दिया, ये कितना बचेगा, 2 मीटर, केवल 2 मीटर कह दिया, तो दैट इज नोन एज अ, ये आपका वेक्टर है, ये आपका क्या है, वेक्टर है, और ये आपका क्या है, स्केलर है। एक आपका वेक्टर हो गया और एक क्या हो गया, स्केलर। यही फर्क है इसका मैग्नीट्यूड में। होप दैट ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। पहला वाला थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि ये आपका थ्योरी पे बेस्ड है, इसकी वजह से। अब उसके बाद है, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास पैरेलल वेक्टर। उसके बाद आ रहा है कौन सा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर। अब देखो पैरेलल वेक्टर क्या है, पैरेलल वेक्टर, ठीक। पैरेलल वेक्टर, दो मैग्नीट्यूड ऐसे हैं जिनका सेम डायरेक्शन है, तो दैट इज नोन एज द पैरेलल वेक्टर। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हैविंग सेम डायरेक्शन, दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, तो दैट इज नोन एज द पैरेलल वेक्टर। ठीक है, और इसी का उल्टा एंटी पैरेलल वेक्टर, इसका मतलब क्या हो गया, एक वेक्टर ये था इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में गया, तो दैट इज नोन एज द बी वेक्टर। तो दैट इज ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, ये इसके लिए हो गया। अब इसके बाद है एंटी पैरेलल वेक्टर, इसी का जस्ट उल्टा वो क्या, कौन सा हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, है ना। अब देखो एंटी पैरेलल वेक्टर उल्टा है, एक दो ऐसे वेक्टर्स, टू वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सेम होगा या नहीं होगा कोई बात नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन, दो ऐसे वेक्टर हैं जिनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दैट इज नोन एज द एंटी पैरेलल वेक्टर। ए वेक्टर ये हो गया आपके पास, ये इधर को, और ये वाला वेक्टर क्या था आपके पास, इधर को था, तो दैट इज नोन एज द बी वेक्टर। फर्स्ट इज द पैरेलल वेक्टर एंड सेकंड इज द एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक, और नेक्स्ट कंडीशन आ गई इक्वल वेक्टर। अब क्या गया आपके पास, इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर कैसे थे, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। टू वेक्टर्स which have same magnitude as well as direction, दो ऐसे वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो यानी ये ए वेक्टर ये है, तो और ऊपर से दो बी वेक्टर भी ये है, तो दैट इज नोन एज द वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ऑफ बी। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। और नेक्स्ट हो गया नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर उतना ही की कंडीशन में, नेक्स्ट आ गया नेगेटिव वेक्टर, ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। अब इस नेगेटिव वेक्टर में क्या है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम, दो वेक्टर्स हैं जिनका पास मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे हैं आपके पास, अपोजिट है, तो ये कैसा हो गया आपके पास
नेगेटिव वेक्टर। जस्ट लाइक दैट एक वेक्टर आपके पास ये था इतने डायरेक्शन में और ये इतना ही वापस आया तो कैसा हो गया ये माइनस ए वेक्टर। इसके डायरेक्शन इस साइड और उसके डायरेक्शन इस साइड, तो दोनों के डायरेक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या हो गया लेकिन अपोजिट हो चुकी है, जिसकी वजह से कैसा हो गया ये अब नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब हो गया ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कौन सा है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। फिर से बोलो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या, 3 यूनिट्स इसमें से ये आपका है, ये एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ये एक्स एक्सेस ये वाई एक्सेस और ये जेड एक्सेस। तो तीनों जब वेक्टर जब एक साथ होंगे तो उसको हम लोग ऑर्थोगोनल यूनिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट्स। इसमें हो गया a vector along x axis, y axis and z axis. X axis, y axis and z axis. A vector which along the x axis, y axis and z axis of the orthogonal coordinate system, of the orthogonal coordinate system, orthogonal coordinate system. A vector along x axis, y axis and z axis of the orthogonal coordinate system that is known as the orthogonal system. ठीक है, मतलब अब इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम यूनिट कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। मतलब ऑर्थोगोनल का मतलब 3 एक्सेस है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स द 3 एक्सेस आर देयर, ऑल द 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे किसी एक कमरे की लोकेशन होती है एक्स वाई और जेड एक्सेस, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैसे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई, ये मैंने पहले लिखवाया था, along x axis, यूनिट वेक्टर along x axis, और ये हो गया आपके पास j इक्वल्स टू, ये हो गया यूनिट वेक्टर along y axis, और उसके बाद हो गया j k इक्वल्स टू, ये हो गया दैट इज द along z axis। एक x एक्सेस में, एक y एक्सेस में और एक z एक्सेस में, तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज द ऑर्थोगोनल यूनिट सिस्टम। ठीक है, आज के उसमें अब मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मॉडुलस और इसको फिर कल इसके लॉज को एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन ओके बाय बाय, होप दैट कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। अगर यार लेक्चर समझ में अगर आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन आप इसको कॉपी कर लें। ओके बाय बाय।